दो लोग सप्लाई करते हैं. फर्स्ट इज करेंसी, दैट इज सप्लाइड बाय द सेंट्रल बैंक, एंड द सेकेंड इज चेकेबल डिपॉजिट्स, दैट इज सप्लाइड बाय द नॉर्मल बैंक्स. कल हमने कन्वीनियंसी के लिए बोल दिया था दैट फॉर द टाइम बिंग वी आर टेकिंग चेकेबल डिपॉजिट्स एज जीरो. दैट मीन्स हम बैंक्स का कोई भी रोल अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं. Yes, Tushar, I understand, but as promised, it just requires 20 to 25 minutes of your focused attention. That's it. And you don't need to write more than 2 pages today. And there are no diagrams. It's basic normal understanding. So it doesn't require that much effort. Okay. So yesterday we discussed that for checkable deposits, we are not considering checkable deposits. And I think as Tushar asked yesterday, give us an example of how central bank changes the currency in the market. So how central bank, the lecture is all about that, how central bank influences the currency available in the market. So जो लोग लिख रहे हैं, रनिंग नोट्स बना रहे हैं, this is about how central bank changes money supply. That is, we'll be going to discuss today regarding monetary policy. जिनके पास इको था उन्होंने ये पढ़ा हुआ होगा, मॉनेटरी पॉलिसी एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस. सिर्फ इतना ही करना है आज, मॉनेटरी पॉलिसी एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस. जब हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करते हैं, यहाँ पे सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व होता है या तो बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए, या फिर बॉन्ड्स को सेल करने के लिए, Now when we say that the central bank wants to increase the money supply, so in that case central bank bonds purchase करेगा या sell करेगा? When central bank wants to increase the money supply, the economy. Karima, if you are saying something, मुझे नहीं सुनाई देगा बच्चे. This is not working. Please sell. Mudassir is saying purchase. Tushar is saying purchase. Okay, let us first discuss some important points. Okay, Madhusudan is also saying purchase. एक हम बैलेंस शीट डिस्कस कर लेते हैं पहले. सो लेट अस डिस्कस दी बैलेंस शीट. फिर एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे. बैलेंस शीट ऑफ सेंट्रल बैंक. As we know, any balance sheet has two parts: assets, liabilities. साइंस स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये दो चीजें होती हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज. असेट्स होते हैं बैंक्स के पास बॉन्ड्स, मतलब उन बॉन्ड्स के एक्सचेंज में सेंट्रल बैंक को मनी मिल सकता है, इसलिए वो उसके असेट्स हैं, और अगर सिंपल टर्म्स में बोले. और लायबिलिटी होती है मनी या करेंसी की, अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे नोट पे लिखा होता है ना, सेंट्रल बैंक और द आरबीआई गवर्नर इज लायबल टू पे यू 20 रुपीज. तो वो चीज होती है लायबिलिटी, जो कि सेंट्रल बैंक को पे करनी होती है. एंड ओके, डिवाइस चेंज हर आंसर, आई थिंक परचेज. सो वो चीज होती है लायबिलिटी. नाउ व्हेन वी आर सेइंग कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक बोल रहा है कि उसको अपना मनी इंक्रीज करना है, मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है इकोनॉमी के अंदर, तो फिर वो बॉन्ड, मतलब कि एक तरीके से हम बोल रहे हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है. मनी सप्लाई का अमाउंट इंक्रीज करना है. तो अब लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करनी है तो साइड बाय साइड हम लोगों को असेट्स भी इंक्रीज करने पड़ेंगे, बॉन्ड्स भी इंक्रीज करनी पड़ेंगी. सो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के केस में अगर हम लोगों को मनी इंक्रीज करना है, करेंसी इंक्रीज करना है, तो सेंट्रल बैंक परचेज करेगा या सेल करेगा फॉर ऑल दीज पीपल. माधव, दीवा, नकुल, Madhav and Nakul, purchase, right? Do we have Nakul with us? Nakul, are we clear with this concept of purchase and sell of? Yes, ma'am.
So when the RBI wants to increase the money supply in the market, that is the currency, liabilities are going to increase, and therefore there is a requirement to increase the bonds also. So when we talk about expansionary monetary policy, RBI is going to purchase the bonds. On the other hand, when we talk regarding the contractionary monetary policy, wherein the objective is to reduce the money supply. In this case, bonds, central bank is going to sell the bonds. अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझ नहीं आया है तो मैं आपको एक दूसरे लेमन टर्म्स के हिसाब से बता रही हूँ, प्योरली लेमन टर्म्स, कि आप इसको कैसे समझो. अगर हम ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल बैंक सेल कर रहा है बॉन्ड्स को, तो सेंट्रल बैंक ने अगर बॉन्ड सेल कर दिया तो मार्केट के अंदर जितना पैसा था वो सेंट्रल बैंक के पास आ गया, एंड इन टर्न मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम हो गई. तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा मीट हो गया, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी वाला. और अगर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक चाहता है मनी सप्लाई इंक्रीज हो, तो उसने बॉन्ड्स परचेज किया और उसने ओपन मार्केट के अंदर कुछ पैसा इन्फ्लूट किया, इंजेक्ट किया, तो हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया. ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी इज मेट. अगर आपको असेट लायबिलिटीज की टर्म्स में समझ आ गया है, वेल एंड गुड. नहीं समझ आया तो मैंने दूसरा तरीका बताया है कि जब भी आरबीआई परचेज करता है तो वो इन एक्सचेंज ऑफ मनी ही तो परचेज करेगा, तो मार्केट के अंदर वो पैसा इंजेक्ट हो गया, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई. जब सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स को सेल करता है तो उसको इन रिटर्न पैसा मिलता है, एंड देयरफॉर वो उस तरीके से जो मनी सप्लाई मार्केट में घूम रहा होता है, अब उसके अंदर से कुछ मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक के पास आ जाता है, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर रिड्यूस हो जाता है. Are we clear with this concept of expansionary monetary policy? Purchase of bonds leads to an increase in money supply. Sale of bonds leads to a decline in money supply. Yeah? Okay. So यहाँ पे भी मैं दोबारा लिख देती हूँ. मैं आपको उस पेज पे दोबारा ले जाऊंगी. I just want to complete this thing first. So yeah, I'll show you. Diva, just give me 1 second. When we talk about open market operations, central bank plays the role with the objective of either expansionary monetary policy, that is the objective of central bank is to increase the money supply, or the objective of central bank is contractionary monetary policy, that is to reduce the money supply. In order to increase the money supply, central bank bonds purchase करता है और मार्केट में पैसा और डालता है परचेज के एक्सचेंज में. और अगर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स को सेल कर देता है एंड इन रिटर्न कुछ मनी अपने पास ले लेता है, इकोनॉमी से वो पैसा निकल जाता है. सो दिस इज हाउ सेंट्रल बैंक, जो हमने कल डिस्कस किया था कि सेंट्रल बैंक कैसे करेंसी चेंज करता है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको OMO भी हम कई बार लिख देते हैं, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय इन्वॉल्विंग इन द बॉन्ड मार्केट्स, सेंट्रल बैंक कैन चेंज how much money is actually getting supplied in the economy. Are we clear with the concept? Yeah. Now, अब आप देख लो, ये 2 स्लाइड्स हैं. मैं इसको 1 सेकंड टेढ़ा कर देती हूँ, जिसको जो लिखना है वो लिख लेना. I hope it is visible. Let me know when you are done. I'll switch to the next concept. I mean, not next concept. As promised, I'll be dealing with this concept only with the bonds market. But just want to complete bonds market today. Done. Okay. Now, as we know, then whenever we talk regarding the financial markets, we are actually trying to determine the interest rate. चाहे हमने मनी डिमांड इक्वेट किया मनी सप्लाई का, वो भी हमने इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करने के लिए ही किया. So similarly in the bonds market also we get interest rate, and now here we will try to develop a relation. Between bond price and
interest rate. Between bond price and interest rate. So when we say that in the bond market, हम लोगों का जितना भी बॉन्ड का डिमांड है, बॉन्ड का सप्लाई है, उसके थ्रू हम लोग बॉन्ड प्राइस ऑफ बॉन्ड डिटरमिन कर सकते हैं. This we denote say by PB, that is the bond prices. Using the demand of bonds and supply of bonds, we can determine the bond prices. And from these bond prices, if this relation is clear between bond price and interest rate, we can also determine the interest rate from or by using this price of bonds. Now generally in US जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती हैं या बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट, बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट, दे आर टर्म्ड एज ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स बोला जाता है या फिर टी बिल्स बोला जाता है. ट्रेजरी बिल्स और टी बिल्स. नाउ वी आर डूइंग एन एग्जांपल. सपोज price of bond is denoted by PB dollars, and suppose the amount that we are expecting to get after 1 year, amount expected to get say in an year is suppose $100. Can we find out the rate of return? Rate of return, या फिर जिसको हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, या इसको हम लोग यील्ड भी बोल सकते हैं. सो दिस इज एक्चुअली जितना हम अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मतलब बेसिकली प्राइस ऑफ बॉन्ड होएगा जब हम उसको सेल करना चाहेंगे 1 साल के बाद, वो हमने बोला है $100 माइनस जो उसका करंट प्राइस है जिसपे हमने परचेज किया है बॉन्ड्स को, divided by PB. This will determine the rate of interest. This will determine the rate of interest on the bonds. अब इस रिलेशनशिप को हम लोग देख के ये बोल सकते हैं that there is an inverse relationship between the interest rate and the bond price. इतना समझ आया है? इसके बाद we'll just take 2 examples and we'll finish it up. ये इक्वेशन समझ आ गई है? Guys, are you able to understand this equation? अभी हम लोगों ने परचेज किया है पीबी, और हम बोल रहे हैं कि हम 1 साल के बाद इसको जितना सेल करना चाहेंगे दैट इज 100. तो हमने एक्चुअली इस पे कितना यील्ड या रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट अर्न किया, वो हमारा इस फॉर्मूले से आएगा. ये फॉर्मूला हमारा एक तरीके से बोल रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट में और प्राइसेस में. ओके, आर यू डन राइटिंग? Can we take the examples? I just need to take 2 examples so that we can relate it in a better manner that yes, there is an inverse relation. Okay. If somebody wants me to wait, please let me know. I'll wait. Otherwise, I'm moving on to examples. Done. Okay. Now, suppose case 1, say price of bonds is $99, and suppose that we are saying that we'll be getting the amount that we'll be getting after 1 year is say $100. So what will be the interest rate? Please calculate quickly. Per year interest rate. अगर हम बोल रहे हैं हमने परचेज किया $99 का और हम उसको सेल करेंगे $100 में, तो हमारा इंटरेस्ट रेट कितना होएगा? 1%. 1% per year. Now suppose case 2, if we are saying that the price of bond is suppose $90 and amount हम उतना ही बोल रहे हैं $100 हमें मिलेगा, तो इंटरेस्ट रेट कितना हुआ? इंटरेस्ट रेट 10%. फॉर्मूला याद है? या it's 11.1%. I think it's 11.1%. Anyway, अगर जो लोग it's 11.1, जो लोग 10 भी बोल रहे हैं, but please consider this formula. The formula is divided by PB, not 100.
So yeah, so what we have seen that when the price has reduced to 90 rupees, our interest rate has increased to 11.1. Earlier our price was 99, interest rate was 1. We are getting the same amount of 100, बट जब हमारा प्राइस कम होता है तो हमें ज्यादा फायदा होता है एज कंपेयर जब हमारा प्राइस हमने ज्यादा पे किया होता है बॉन्ड को परचेज करने के लिए. तो अब इसमें सेंट्रल बैंक का क्या रोल, आई जस्ट राइट वन कंक्लूडिंग लाइन, आप लोग भी लिख सकते हो. सो बेसिकली वी कैन से हायर द प्राइस, हायर द प्राइस ऑफ बॉन्ड, lower will be the interest rate. Higher the price of bond, lower will be the interest rate, and hence there is an inverse relationship. अब जब हमको ये वाला फॉर्मूला क्लियर है दैट इंटरेस्ट इज इक्वल टू से 100 माइनस PV dollars divided by PV. So we can also find out the price of bond using this formula. We can also find out the price of bond using this formula. This will be $100 divided by 1 plus interest rate. This will be the formula. If interest rate is given to us, हम निकाल सकते हैं ना कि उसका अभी करंट प्राइस कितना होगा. So by this formula we can find out the current price also. इसके ऊपर डोंट वरी, इतना इन डेप्थ न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, बट ये हमको अभी एक नेक्स्ट छोटा सा कंसेप्ट है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करेगा कि सेंट्रल बैंक जब भी अपना डिमांड इंक्रीज कर देती है बॉन्ड्स का, तो बॉन्ड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है और इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाता है. जैसे ही इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होता है, so we need to explain, we will again go back to yesterday's discussion of money supply and money demand. That is why we are going through all this. Anyway, is this formula clear? Price of bond? Previous slide. Done, Mehul? Mehul and others, let me know when you are done. एक्चुअली मेरी 3 घंटे से अभी बैक टू बैक क्लास हो रही है और ये ऑनलाइन स्क्रीन की वजह से मेरे सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया. दिस इज द 4th आवर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप. या ओके, सो अब इस फॉर्मूले से भी हमें यही पता चल रहा है, द हायर द इंटरेस्ट रेट द लोअर द प्राइस ऑफ बॉन्ड. हायर द इंटरेस्ट रेट, lower the price of bond. आई होप अब आपसे अगर कोई कभी पूछ भी लेता है कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि सपोज आपने एक न्यूज पढ़ी है दैट बॉन्ड मार्केट्स वेंट अप टुडे, बॉन्ड मार्केट्स वेंट अप टुडे, इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारा प्राइस ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो गया है. प्राइस ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो गया है, बट हमारा एक्चुअली इंटरेस्ट रेट क्या हुआ है guys quickly? Interest rate, if we are saying bond prices went up today, price of bonds has increased but the interest rate has reduced, but the interest rate has reduced. तो अभी जब भी आप कोई न्यूज सुनोगे तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसके पीछे हो क्या रहा है. प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो जो लोग बेचना चाहेंगे अपने बॉन्ड्स को उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है. अगर उन्होंने पहले कभी खरीदा होगा क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया है, सो बट इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ता है. नाउ सपोज गवर्नमेंट, coming to our last topic for today, just to give you some relief. सारी चीजों का अभी एक बार हमें conclusion ही discuss करना है. Now suppose we are saying what is the wait, what is the effect of open market operations on money market equilibrium? What is the effect of open market operation on money market equilibrium? तो जब हम ये बात, कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड? ओके,
डन डीवा? डन, ऑल राइट। अब हमने ये जो टॉपिक स्टार्ट किया था वहां पे हमने लिखा था मॉनेटरी पॉलिसी। ओहो, we were discussing about monetary policy. What is the effect on of this monetary policy जो भी central bank changes करता है. So now we are ultimately discussing the impact of open market operations. मतलब अगर central bank ने purchase किया है bond या sell किया है तो उसका equilibrium पे क्या impact होएगा. अब मान लो कि सेंट्रल बैंक ने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की है, जिसका मतलब सेंट्रल बैंक ने बॉन्ड्स परचेज किए हैं। सेंट्रल बैंक ने बॉन्ड्स परचेज किए मतलब क्या हो गया, डिमांड ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हुई है, डिमांड ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हुई है विच मींस प्राइस ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो गया तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब जब हम लोगों का इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाता है तो हम लोग मनी डिमांड ज्यादा करेंगे या मनी सप्लाई, सॉरी मनी डिमांड कम, मनी डिमांड कम करेंगे या मनी डिमांड ज्यादा करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया है so our demand for money will increase or will decrease as compared to like say last time. The demand for money will increase. Yes. सो अब यही तो ये चाह रही थी ना, सेंट्रल बैंक यही चाह रहा था कि जब भी अब हम लोगों का सेंट्रल बैंक ने एक्स्ट्रा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज किया सेंट्रल बैंक ने। अब सेंट्रल बैंक चाहता है कि ये जो मनी सप्लाई हमने इंक्रीज किया है, जो हमने कल के एग्जांपल भी लिया था 900 से हमने बोला था 950 हो गया है अब अगर मनी सप्लाई, इफ यू पीपल आर एबल टू रिकॉल, तो अब लोगों का हमें डिमांड भी इंक्रीज करवाना है, हमें उनकी मनी डिमांड भी 950 करवानी है, जिसके लिए हमने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करवाया था, जो हमने डिटरमिन किया था, न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था इसका, आपको याद होगा कल वाला। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि सेंट्रल बैंक ने मनी इंजेक्ट किया एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गया है। तो बेसिकली जो हम बोल रहे थे ना इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गया, उसके पीछे का सारा डायनामिक्स ये होता है कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस क्यों हो जाता है, इंटरेस्ट रेट इस वजह से रिड्यूस हो जाता है एंड अल्टीमेटली मनी डिमांड इंक्रीज होता है। तो ये जो इंक्रीज इन मनी सप्लाई था, इसको this money supply will become equal to money demand with the help of this reduction in the interest rate, and this interest rate has reduced due to increase in the price of bonds. So this is the mechanism through which central bank impacts the money supply in the economy. Are we clear with this? Okay, if you want to note down, then please note down. I'll just explain contractionary quickly and then we'll be free. Let me know when you are done. I'll move on to done. Okay. So next is contractionary. Can somebody just write down in chat contractionary वाला इक्वेशन एक बार लिखने की कोशिश करो, जैसे मैंने यहाँ पे ये सीक्वेंस लिखा है उस तरीके से कॉन्ट्रैक्शनरी का एक बार लिखने की कोशिश करो। इफ यू कैन राइट, लेट्स सी। ऐसे नहीं, ऐसे टुकड़ों में नहीं दीवा, इन वन मैसेज, नहीं तो फिर ऐसे टुकड़ों में सब मैसेज करने लग जाएंगे, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू इट विल बी डिफिकल्ट टू से किसका ज्यादा जल्दी प्रोसेस हो रहा है, वो डिफिकल्ट हो जाएगा एनालाइज करना। आई एम वेटिंग, देन आई राइट contractionary monetary policy. Okay, bond sell, demand for bonds will decrease. बॉन्ड अगर हम सेल की बात कर रहे हैं गरिमा, तो ये ज्यादा बेटर नहीं रहेगा अगर हम ये लिखे सप्लाई ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो गया है, ये बेटर रहेगा ना अगर हम सेलिंग की बात कर रहे हैं तो। सो सेंट्रल बैंक sells bond
as a result of which supply of bond will increase, price of bond will reduce, interest rate of bond will increase, and thus money supply will decrease. Perfect. Very good, Garima. Nice. CD sells bond, supply increase, price decrease, interest rate increase, and money demand decrease. Right, right, Diva, right. Great. So ultimately, this reduced contractionary जो हम बोल रहे थे, reduced money supply will be able to equate to this reduced money demand and will be attaining this equilibrium in the money